जय हिंद साथियों, मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। मैं आपके लिए रोज़ एक वीडियो भेजता रहता हूं, कभी कभी 2 भी भेज देता हूं। और उसमें जितने जो नए समाचार मिलते हैं मेरे को, चाहे वो टीवी के माध्यम से, चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से, या सोशल मीडिया के माध्यम से, या कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से जो भी मेरे को मिलते हैं वो मैं आपके पास भेजता रहता हूँ। और आप अगर इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको कोई ना कोई समाचार इसमें समय समय से पर मिलते रहेंगे। तो आज जो है, सबसे पहले तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है, उन्होंने ये लेबर ब्यूरो है, उन्होंने ये अक्टूबर महीने के आंकड़े दर्शाए हैं। तो इनमें जो है अपने को खैर ज़्यादा इससे ना आपको ज़्यादा वो होना आता है मेरे को, लेकिन जो है इसका मेन मतलब क्या है कि जो एक्सपर्ट जो बताते हैं कि उसके अनुसार क्या हमारा डीए से डीए जो है इसके अनुसार बनता है। तो इनका कहना है कि भाई ये जो डीए बनेगा तो ये जो है इसके अनुसार से ये आंकड़े जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये AICPIN कंज्यूमर ऑफ प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर ऑफ द अक्टूबर 2024। तो ये आंकड़े दिखाए हैं गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। ठीक है, ये आंकड़े हैं। तो इनके अनुसार कहना है कि भाई जो है हमारा डीए बनेगा, अभी जो है 4% रहने की संभावना है, जो जनवरी से बनेगा। ठीक है, तो चलो वो तो उसके बाद की बात है जब गवर्नमेंट, लेकिन ये एक खाली आपको बताने के लिए है कि भाई हो सकता है अपना डीए 4% बढ़ेगा। अगर 4% डीए रहने की संभावना है तो थोड़ा सा जैसे ही डिक्लेयर होगा मैं आपको उसकी टेबल निकाल करके उसका एरियर वगैरह सारा निकलवा करके आपके पास भेज दूंगा। ठीक है। तो दूसरा एक समाचार है कि पैन कार्ड के ऊपर है। ये जो पैन कार्ड का नया है कि भाई आप जो पैन कार्ड है अभी इस प्रकार से होगा, अपना जो पुराना पैन कार्ड है वो जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और नया पैन कार्ड बन जाएगा। तो ये पैन कार्ड बन करके अपने आप ये ऑटोमेटिक आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये पैन कार्ड का मॉडल जो इस प्रकार का होगा। ठीक है, डिजिटल पैन कार्ड है। तो ये समाचार था, ये चल रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, उसको बताने के लिए खाली। ठीक है, ये इस पैन का आंकड़ा ही है। और दूसरा है कि क्या 8वें वेतन आयोग की जगह कोई और वेतन संशोधन प्रणाली लागू की जाएगी? यूनियनों का कहना है कि ये संभव है। तो देखो, अभी तक सरकार ने जो है 8वां वेतन आयोग लागू नहीं किया है, और राज्यसभा में भी राज्य वित्त मंत्री ने बताया था कि भाई इसके बारे में अभी कोई सरकार में चर्चा नहीं है। तो हो सकता है कि सरकार जो है इसके बारे में कुछ और सोच रही हो। तो वो कौन सी प्रणालियाँ हैं, क्या प्रणाली है, जैसे या तो 50% जो डीए होते ही उसमें बेसिक में मर्ज किया जाए, फिर जैसे अगली बार 50% डीए होता है उसको मर्ज कर दिया जाए। तो या कोई प्रणाली जो है गवर्नमेंट क्या सोच रही है वो तो गवर्नमेंट जानती है, लेकिन जो है ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि भाई क्या है इसका। क्या 8वें वेतन आयोग की जगह कोई और वेतन संशोधन प्रणाली लागू की जाएगी? यूनियनों का कहना है कि ये संभव है। ठीक है नहीं। तो 8वें वेतन आयोग को लेकर अनिश्चितता के बीच कर्मचारी उन्होंने कहा है कि सरकार वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए एक और व्यवस्था ला सकती है। ठीक है, कि भाई कोई वो दूसरी व्यवस्था ला सकती है। 5 दिसंबर 2024 को जाइए वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में ये स्पष्ट किए जाने के बाद कि 8वें वेतन आयोग के गठन पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए वेतन आयोग के गठन के स्थान पर कोई अन्य व्यवस्था अपना सकती है। NDTV प्रॉफिट से बात करते हुए कर्मचारी संघ के नेताओं ने कहा कि ऐसी संभावना है कि सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने के लिए एक नई विधि लेकर आ सकती है, जिसमें अंतिम बार 2016 में संशोधन किया गया था। अब देखो 2016 में जो पे कमीशन आउट हुआ था, अंतिम बार किया गया था। तो हर 10 साल के बाद में इसमें संशोधन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर संशोधन नहीं किया जाएगा तो उससे कर्मचारियों की जो तनख्वाह है विशेषकर और पेंशन है वो वहीं पर रुकी रह जाएगी और देश उन्नति कर जाएगा और देश के बाकी जो
लोग उन्नति करते जाएंगे और एक कर्मचारी का उससे गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा, और इससे कर्मचारियों का मोरल डाउन होगा और सरकारी नौकरियों की तरफ जो है किसी का लगाव नहीं रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि पहले ये 7वें वेतन आयोग से पहले और 6ठे वेतन आयोग से पहले लोग सरकारी नौकरी की तरफ रुझान हट गया था। लोग ये चाहते थे, मैं सही बता रहा हूँ आपको, कि 2006 से पहले कि हम जो है अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके कोई अच्छी एक कंपनी में इंजीनियर बना देते हैं ये, और मतलब कंपनियों की तरफ बहुत बड़ा रुझान था। वहाँ पर जो अच्छा पैकेज होता था और सब कुछ होता था, लेकिन सरकारी नौकरियों की तरफ रुझान नहीं था। लेकिन अचानक से जैसे पे कमीशन आउट होता है, 6ठा पे कमीशन, उसके बाद 7वां पे कमीशन, 7वें पे कमीशन के अंदर सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह इतना बढ़ा दी कि अभी कोई जो है सबसे पहले सरकारी नौकरी को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है नहीं, आपको पता भी होगा, आप चलो आप कहीं के भी रहने वाले होंगे, लेकिन मैं तो जहाँ का रहने वाला हूँ वहाँ पर तो कहावत भी है, अगर सरकारी नौकरी में कोई डी ग्रुप है, यहाँ पर एक नौकरी जो कि पहले पीएन की नौकरी हुआ करती थी, आजकल उसका नाम डी ग्रुप है। बोला अगर डी ग्रुप में कोई भर्ती हो गया तो उसके लिए भी रिश्ते आने, दुनिया भर के लड़के के रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी में कोई 50,000 रुपया भी ले रहा है, जब डी ग्रुप की तनख्वाह मुश्किल 20-22 हज़ार रुपया, 25,000 रुपया है, और प्राइवेट कंपनी में अगर 50,000 रुपये ले रहा है तो भी उसको भी लोग पसंद नहीं करते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि अभी रुझान जो है वो सरकारी नौकरियों की तरफ हो गया है। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से ये जो है ज़रूरी हो जाता है कि इसके अंदर जो है संशोधन करना 10 साल के बाद में। अब संशोधन सरकार कैसे करती है वो जो है वो सरकार की प्रणाली के ऊपर निर्धारित करता है। अभी प्रणाली क्या करती है, अभी कोई निर्धारित नहीं किया है कि संशोधन में किस प्रकार की प्रणाली लागू की जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से संभव है कि सरकार कोई अन्य तंत्र लेकर के आए। तो राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी परिषद NCJCM के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है, मैं अब भी मानता हूं कि वेतन संशोधन के लिए 8वां वेतन आयोग सबसे अच्छा तरीका है। हाँ, वैसे वेतन आयोग सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि इसके अंदर सारा का सारा वेतन रिपोर्ट बैठती है, पे कमीशन डिटेल होता है, वो अपनी रिपोर्ट देता है कि हाँ सरकारी कर्मचारियों के इतने में सही उससे अच्छा से गुजारा हो सकता है, इतने उसका, क्योंकि वो सब एनालाइज करता है कि भाई जो है इतने में उसके एजुकेशन के ऊपर चाहिए, इतने उसके रहन सहन पर चाहिए, इसके उतने स्टैंडर्ड मेंटेन के ऊपर, इस ग्रुप के आदमी को इतने इतने पैसे चाहिए। वो अपने स्टैंडर्ड के अनुसार से तो लेवल 1 से लेकर के आखिर लेवल तक जितने भी 18-19 जो भी लेवल है उन तक वो निर्धारित कर देता है पे। तो उसके आधार से ही वो जो है उसके अंदर करता है। तो वो एक अच्छा तरीका है वेतन आयोग, और होना भी चाहिए वेतन आयोग। ठीक है नहीं, मिश्रा जो ऑल इंडिया रेलवेंस फेडरेशन के महासचिव भी हैं ने कहा कि अगर सरकार के पास वेतन संशोधन के लिए कोई और योजना है तो उन्हें हमारे साथ चर्चा करनी चाहिए। इसके लिए NCJCM की बैठक होनी चाहिए और हमें चीज़ें स्पष्ट करनी चाहिए। हालांकि 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए हमारी मांग अभी भी दृढ़ है। तो ये बताया है कि उन्होंने, ठीक है। प्रमुख कर्मचारी मंच केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ ने भी इस भावना से इनकार नहीं किया है कि सरकार 8वें वेतन आयोग के स्थान पर एक अन्य वेतन संशोधन तंत्र लेकर आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने भी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघ में NDTV प्रॉफिट से बात करते हुए परिसंघ के अध्यक्ष रूपक सरकार ने कहा है कि अगर वित्त वर्ष 2026 के लिए केंद्रीय बजट में वेतन आयोग से संबंधित कोई घोषणा नहीं होती है तो ये एक संभावना हो सकती है। हम सभी टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आगामी NCJCM बैठक में चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो ये है 8वें वेतन आयोग के उसमें कि वह सरकार जो है दूसरी कोई प्रणाली ला सकती है क्या, या 8वें वेतन आयोग घोषित करेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है। और आगे चलते हैं कि ये एक है सर्कुलर, जो कि एक अच्छा सर्कुलर है ये, जिसके अंदर जो है ये सभी को भेजा गया है। और इसमें ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ मैं आपको।
और ये सर्कुलर है 679, ये कल ही इसमें PCDN और MOD ने इसको घोषित किया, 4 तारीख को घोषित किया है ये। तो इसमें क्या है, इसमें टर्म्स एंगेजमेंट, जो टर्म्स एंगेजमेंट थे उन्होंने बदलाव किया है, क्योंकि वह ऐसा था कि जो है सेना के अंदर, एयरफोर्स, नेवी के अंदर जो लोग 33 साल नौकरी करके रिटायर होते हैं, लेकिन उनका जो ऑनरी लेफ्टिनेंट का जो कंडीशन था वो 30 साल तक ही था। तो इसमें जो है ऑनरी लेफ्टिनेंट का भी और वो 33 साल में रिटायर हुए और 30 साल की उनको बेनिफिट मिल रहा था। और उसमें अंतर यह था कि 30 साल वाले ऑनरी लेफ्टिनेंट साहब को 41,200 मिलते हैं और उनकी कर दी थी और लेफ्टिनेंट कैप्टन की 46,300। उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने ग्रीवेंस डाला और ग्रीवेंस डालने के ऊपर जो PCDA जो है और MOD ये एक्शन में आए और उन्होंने इसको चेंज कर दिया। 5,555 जो था और ये 1998 से लागू किया गया था, तो उसको अभी पूरा लागू कर दिया है। 1/7/2024 से इसको कर दिया है, 33 साल मान लिया गया है। और इस प्रकार से दिया गया है कि भाई ये जो किस प्रकार से नेवी का है, ये आर्मी का है, ये नेवी का है और ये डिफेंस सिक्योरिटी है। तो इसमें मैं ज़्यादा समय इसलिए ले रहा हूँ कि ये जो जिस साहिबानों का होगा उनको सबको पता लग ही गया होगा, लेकिन इसमें भी काफ़ी समस्याएं हैं। समस्याएं ये हैं कि जैसे मान लो एक लेफ्टिनेंट साहब जो सूबेदार से ऑनरी लेफ्टिनेंट बनता है तो वो 30 ही साल कर पाएगा, तो उसको तो ये 46,300 कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है नहीं। दूसरी बात ये है कि जो पहले सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन बन के आए थे, उनकी सर्विस ही उनकी 32 साल होती थी। ये तो लागू, ये 2 साल तो बढ़ाई गई हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से 1998-99 में बढ़ाई गई हैं ये, ठीक है नहीं। तो ये तो उससे पहले तो सभी जो है 32 ही करते थे, 32 ज़्यादा सर्विस ही नहीं थी आर्मी वालों के लिए। तो वो जो अपने पूरी कंप्लीट सर्विस करके आए हैं तो उनको भी उनका क्या वो था, तो उनके लिए भी वो था। तो ये कई प्रकार की है इसमें, तो ये है, तो ये एक अच्छा है उनके लिए। और आज के जो है इसमें वीडियो में इतना ही है, बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में। आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मैं इसके ऊपर आपको कोई ना कोई समाचार सुनाता रहता हूँ। आपका दिन शुभ रहे, भगवान आपको सुखी रखे। जय हिंद, जय भारत।